हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस बार हम बहुत ही जो कि आपका कहीं पर भी ये पेपर नहीं मिल रहा है, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है असिस्टेंट डायरेक्टर डीडीए 2020 का। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर। और ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहने वाला है। मैं आगे कोशिश करूँगा कि थोड़ा शॉर्ट ही बने वीडियो, तो एक्सप्लेनेशन कम होगी और क्वेश्चन के आंसर सीधे डायरेक्ट होंगे। जहाँ पे मुझे लगेगा कि ज़रूरत है तो हम वहीं पर ही एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एज पर द दिल्ली मास्टर प्लान 2021, where the land has not been earmarked to accommodate new district codes, तो इसका आंसर है नोएडा 2 हेक्टेयर, जो कि नहीं है। जो कि जो हुए हैं न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए, उनमें है द्वारका सब सिटी 3 हेक्टेयर्स, नरेला और साकेत। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। एज पर दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट जोन ईयर मार्क्ड आर, तो कितने नए डेवलपमेंट जोन मार्क करे गए हैं एज पर न्यू दिल्ली मास्टर प्लान 2021? तो वो हैं 4। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ईयर वॉज द कंटेनमेंट एक्ट पास बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर, तो कैंटोनमेंट एक्ट कब पास करा गया था, कौन से साल में सेंट्रल लेजिस्लेचर के? वो तो पास किया गया था 1924 में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स ऑलरेडी डेवलप्ड इन दिल्ली अर्बन एरियाज in 2001 to serve as the apex of the multinodal activities of the community, which were conceived as major shopping center while serving the community with a reasonable variety of other services and facilities, and also centers of social cultural activity where the community can get together। तो ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट सेंटर हैं जो कि दिल्ली अर्बन एरियाज़ में ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, कि जो कि मल्टी नोडल एक्टिविटीज़ की तरह ट्रीट करे जाएंगे, शॉपिंग सेंटर की तरह, या अलग अलग वेराइटीज़ जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करे, सोशल कल्चरल एक्टिविटी? तो वो था आपका साकेत, जहाँ पे आप गेट टुगेदर, मतलब काफ़ी जो कि मल्टी नोडल एक्टिविटी हब जैसे बोलेंगे, तो वो वहाँ पे था साकेत। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स नेट एरिया, तो नेट एरिया और ग्रोस एरिया होता है। जो नेट एरिया होता है आपका, वो होता है रिड्यूस रोड हटा के, सब कुछ हटा के, जो आपका प्लॉट की बाउंड्रीज मिलाती हैं, सब सारे प्लॉट्स का एरिया इकट्ठा करके अगर हम सम अप कर देंगे तो वो नेट एरिया हो जाएगा। ग्रोस एरिया में आपके रोड्स, फैसिलिटी, सर्विसेज, ये सब भी आ जाती है। तो हम बढ़ते हैं। द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स नेट एरिया इन द इंडस्ट्रियल यूज जोन एज पर द नॉर्म्स फॉर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्रियल एरियाज इन दिल्ली मास्टर प्लान 2021। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेट एरिया इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का कितना परसेंटेज होना चाहिए एज पर दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के हिसाब से इंडस्ट्रियल एरियाज में? तो वो हमारा होना चाहिए 45 से 50% तक का। और इसमें होता है कि आप 30% के आसपास रेजिडेंशियल भी ले सकते हैं, जो कि अलाउड होता है, परमिसेबल होता है। हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। फ्रीक्वेंसीज ऑफ द पार्शियल ऑफ द सॉरी frequencies of the particle having values as multiple of the fundamental tone is called, तो इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल्डिंग डिजाइन बाय जोसेफ एलनस्टीन, तो इनमें से कौन सी बिल्डिंग है कि जोसेफ एलनस्टीन ने जो डिज़ाइन नहीं करी है? तो इसका आंसर है इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी न्यू दिल्ली, ये इन्होंने डिज़ाइन नहीं करी है। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, इंडियन हैबिटेट सेंटर। अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो ये एक बार मौका ज़रूर मिलता है जब आप अपनी डिग्री लेने जाते हैं, तो आईएचसी में विज़िट करने का, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप सीओए का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट व्हाट रेट
The upfront subsidy is provided to the EWS and LIG for loan up to 6 lakh in affordable housing through credit linked subsidy schemes under प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल दोनों है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन पूछ रहा है EWS एंड LIGs का अपफ्रंट सब्सिडीज कितना होता है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के जरिए अप टू लोन 6 लाख रुपीज। तो ये होता है हमारा 6.5%। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ लॉफ्ट permitted in residential building shall be restricted to dash of the respective floor। तो ये होता है हमारा 25% ऑफ द कवर्ड एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ली कॉर्बुजियर इन हिज फिलोसफी डिक्लेयर्ड ए हाउस वुड बी। तो ली कॉर्बुजियर ने एक फिलोसफी दी थी कि ए हाउस वुड बी मशीन फॉर लिविंग। ये इन्होंने बहुत ही फेमस अपनी फिलोसफी दी थी मशीन फॉर लिविंग की। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द एक्रोनियम स्मार्ट स्टैंड फॉर। तो जैसे अपना स्वॉट होता है ऐसे ही एक होता है स्मार्ट। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है आपकी? तो इसका स्टैंड फॉर ये है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द दिल्ली मास्टर प्लान envisaged to develop a primary school with an area of dash square meter for a neighborhood of 10,000 people। तो हाँ जी, तो इसमें क्या पूछा गया हमसे? दिल्ली मास्टर प्लान प्राइमरी स्कूल को डेवलप करने के लिए कितना एरिया चाहिए होता है? अगर आपका नेबरहुड 10,000 लोगों का है तो वो चाहिए होता है हमारा 2,000 से 4,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In which year National Housing and Habitat Policy of India was formulated। तो नेशनल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी कब फॉर्मुलेट हुई थी? ये हुई थी 1998 में। ठीक है, और एक नेशनल हाउसिंग पॉलिसी भी है जो कि 1988 में हुई है। तो आप दोनों ही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मिस वैन डेर रॉय इन्फ्लुएंस कैरियर स्टार्टेड टू बिगिन अंडर विच फेमस आर्किटेक्ट। तो मिस वैन डेर रॉय अपने आप में ही एक फेमस आर्किटेक्ट हैं, फेमस सेलिब्रिटी भी हैं जो कि मतलब बहुत लोग उन्हें जानते होंगे और काफ़ी उनके बारे में सुना भी होगा आप लोगों ने, बहुत महान हस्ती रहे हैं। तो उनका करियर किस आर्किटेक्ट के अंडर स्टार्ट होता? तो वो तो पीटर बेरेंस के अंदर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर किचन इन ए ड्वेलिंग यूनिट अबव 50 स्क्वायर मीटर। तो जो मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट होता है किचन के लिए ड्वेलिंग यूनिट अगर 50 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो ड्वेलिंग यूनिट यहाँ पर आप हाउस होल्ड यूनिट बोला गया है यहाँ पर, जो कि आपकी एक ड्वेलिंग यूनिट होती है जिसमें एक किचन हो, उसे आपका वो पूरा ड्वेलिंग यूनिट हो जाता है। ड्वेलिंग यूनिट जब भी होती है जब आपकी कोई किचन होगी उसे जब भी ड्वेलिंग यूनिट बोला जाएगा अगर उसमें एक किचन है। तो अगर किचन नहीं है तो आप उसे यूनिट नहीं बोल सकते। हाँ, तो इसका एरिया होता है मिनिमम 4.5 स्क्वायर मीटर और उसकी मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 2.4 मीटर और उसकी जो मिनिमम हैबिटेबल हाइट होती है जो वो होनी चाहिए 2.75। हैबिटेबल हाइट ही एक तरह से मिनिमम रिक्वायरमेंट ही हैबिटेबल हाइट की 2.75 है। ठीक है, तो ये आपकी होनी ही चाहिए जब भी वो हैबिटेबल होगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच आर्किटेक्ट स्टेटेड दैट आर्किटेक्चर इज अ मैटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस आर्किटेक्ट ने बोला था कि आर्किटेक्चर इज अ मैटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? ये बोला था बीवी जोशी साहब ने। तो इन्हों पैट्रिक प्राइज भी अभी इन्होंने मिला था, यही एक इकलौते आर्किटेक्ट हैं जो इंडिया के जिनको पैट्रिक प्राइज मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग हैज कॉन्ट्रीब्यूशन सच एज मैसिव rusticated masonry walls accurately laid in horizontal courses। तो किस आर्किटेक्चर ने कंट्रीब्यूट करा था मैसिव रस्टिकेटेड मैसनरी वॉल्स जो कि बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से हॉरिजॉन्टल कोर्सेज पे
लेड करी गई थी। तो वो जो करा था, जिन्होंने स्टार्ट करा और बहुत ही अच्छे से तरीके से करा, वो काम करा था रोमन आर्किटेक्चर में हुआ था ये काम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज पर द दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957, द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी शैल नॉट कंसिस्ट ऑफ। तो जो दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 का है, जिसमें काफ़ी सारे सेक्शंस हैं आपके, तो उसमें क्या चीज़ है जो कि नहीं है? उसमें इंजीनियर मेंबर ज़रूर होना चाहिए, फाइनेंस एंड अकाउंट मेंबर्स होने चाहिए, और जो कि कमिश्नर है एमसीडी के, वो होने चाहिए मेंबर। तो जो आर्किटेक्ट हैं वो ना भी हो, तो कोई आर्किटेक्ट अगर मेंबर ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु प्रपोज द थ्योरी दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेबल लिंक बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। तो ये किन्होंने बोला था कि मतलब प्लानिंग और परफॉर्मेंस के बीच में लिंक कोई है नहीं? तो वो बोला था कुछ खास लिंक नहीं है, हेनरी मिन्सबर्ग ने। ठीक है, किसने बोला था? हेनरी मिन्सबर्ग ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 20, जो ब्लू बेबी डिजीज में बी कॉज इन इन्फेंट्स ड्यू टू ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ। जो ब्लू बेबी डिजीज है वो इन्फेंट्स में होता है, क्योंकि क्यों होता है? वो ड्रिंकिंग वाटर की वजह से, जो पानी पीते हैं उसकी वजह से होता है, क्योंकि उस पानी में क्या कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है? नाइट्रेट। नाइट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जब वो ब्लू बेबी डिजीज़ होता है छोटे बच्चों में। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये कई सारे एग्जाम पेपर्स में मैंने काफ़ी क्वेश्चन कई बार देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 21, द कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू डे लाइट फैक्टर्स। जो डे लाइट फैक्टर है उसमें क्या क्या जो कंपोनेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं? एक होता है हमारा स्काई कंपोनेंट, एक होता है इंटरनल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट, एक होता है एक्सटर्नली रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, हमारे ये तीन तरह के कंपोनेंट होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं अपने डे लाइट फैक्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द बिल्डिंग हीट गेन फ्रॉम ए क्लियर ग्लास? ब्रैकेट में लिखा हुआ है वॉट्स पर 100 ल्यूमेंस। ये आपको यूनिट भी बताई गई है कि किस कितने वॉट्स पर 100 ल्यूमेंस पूछा हीट गेन होता है क्लियर ग्लास के अंदर, तो ये होता है 7.4। क्वेश्चन नंबर 23, which is that one common feature found in the villas of Renaissance architecture? तो वो कौन सा फीचर कॉमन फीचर है जो कि विलास में मिला था रेनेसां आर्किटेक्चर के? वो था फसाड। फसाड डिज़ाइन, जो भी फसाड जो हम डिज़ाइन करते हैं, जो अब हमारा एलिवेशन होता है, जो कि आपका बाहर का जो आप एलिवेशन ट्रीटमेंट देते हैं, उसे फसाड बोला गया यहाँ पर। Question number 24, per capita water requirement is calculated for hotels with lodging accommodation per bed as। तो जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है होटल्स की विद लॉजिंग एकोमोडेशन, कितनी होती है? वो होती है 180 लीटर्स। और जो आपके स्मॉल सिटीज़ में चाहिए होती है वो होती है 135 लीटर्स। ओके, तो आप ये याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 लीटर्स। Question number 25. The spatial area is defined in the Delhi Master Plan 2021 has been divided into 3 separate parts. तो ये जो स्पेशल एरिया है वो 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में। तो इन चारों में से कौन सा नहीं है जो कि पार्ट नहीं है? वॉल सिटी एंड एक्सटेंशन पार्ट था, करोल बाग पार्ट है, मतलब ये पार्ट था है, करोल बाग पार्ट है, और वॉल सिटी पार्ट है, मेहरौली पार्ट नहीं है एक्चुअली, ये मैंने कहीं पे नाम नहीं पढ़ा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26, द वाटर मेन्स आर प्रोवाइडेड यूजुअली ऑफ कास्ट आयरन। जो कि वो अपनी पाइपलाइंस होती हैं, वाटर मेन्स जो मेन पाइपलाइंस होती हैं हमारी, वो कास्ट आयरन की क्यों प्रोवाइड करा जाए? ताकि उनमें जंग ना लगे, बिकॉज इट इज़ रेसिस्टेंट टू कोरोजन। कास्ट आयरन क्या होता है? रेसिस्टेंट होता है कोरोजन, मतलब जंग नहीं लगा देता वो।
क्वेश्चन नंबर 27, द कॉन्सेप्ट ऑफ IIM बैंगलोर कैंपस इज डेराइव्ड फ्रॉम। जो IIM बैंगलोर का कैंपस है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी से उसका कॉन्सेप्ट लिया गया था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे पहुंच गए हम। व्हाट फैक्टर ऑफ लाइट डिटरमाइंस द कलर ए पर्सन परसीव्स। तो कौन सा एक वो जो फैक्टर है लाइट का जो डिटरमाइन करता है कि आप कौन सा कलर देख रहे हैं, तो वो फैक्टर जो है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ ही हमको मतलब पार्ट प्ले करते हैं कि हम कौन सा कलर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रेनेसा आर्किटेक्चर। तो इनमें से कौन सा रेनेसा आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल नहीं है? तो ये सेंट मैरिया मेग्योर रोम में, तो ये एग्जाम्पल रेनेसा आर्किटेक्चर का नहीं है, बाकी के तीनों एग्जाम्पल रेनेसा आर्किटेक्चर के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डज वेंटिलेटेड लाइट फिक्सचर वर्क। तो जो वेंटिलेटेड लाइट फिक्सचर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, ये क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं? ये हमें जो लैंप्स हैं वो हमें लोअर टेम्परेचर पे रखने में मदद करते हैं। हमें जो वेंटिलेटेड लाइट फिक्सचर होते हैं उससे क्या होता है कि वेंटिलेशन होती रहती है और ये लोअर टेम्परेचर पे रहते हैं और इनको एफिशिएंटली काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये सपोर्ट करते हैं जो वेंटिलेटेड लाइट फिक्सचर्स होते हैं एफिशिएंटली काम करने में। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द सर्वेज इज डन प्रायर टू अदर सर्वेज इन रीजनल प्लान्स। तो रीजनल प्लान्स में और सर्वेज करने से पहले कौन सा सर्वे करा जाता है? तो वो सर्वे होता है फिजिकल फीचर का, जो आसपास के फिजिकल फीचर्स हैं उनका सर्वे करा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू URDPFI द प्लेग्राउंड स्टेडियम्स एंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आर डिनोटेड बाय। URDFI के हिसाब से जो प्लेग्राउंड्स हैं, स्टेडियम हैं और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं वो किससे डिनोट करे गए हैं? वो करेंगे P3 से डिनोट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, हाउ आर पॉइंट आर्चेज एंड हॉर्स शूज डिफरेंट अंडर मुस्लिम आर्किटेक्चर। तो जो लोअर सेगमेंट की हमारी आर्चेज होती हैं वो जो जो कैरिड होती हैं वो होती हैं बिलो द नॉर्मल स्प्रिंगिंग पॉइंट। आपके हॉट शू में क्या होता है और पॉइंट आर्चेज में डिफरेंस बताना है आपको कि मुस्लिम आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है। तो जो लोअर सेगमेंट ऑफ आर्चेज होती है ना वो बिलो द स्प्रिंगिंग पॉइंट्स होती हैं आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, इन दिल्ली मास्टर प्लान द डेंसिटी इज कैलकुलेटेड विद एन अजम्पशन दैट। जो दिल्ली मास्टर प्लान की डेंसिटी है वो किस अजम्पशन पे कैलकुलेट करी गई है? तो वो करी गई जो ड्वेलिंग यूनिट है वो 4.5% एकोमोडेट कर रही है और जो सर्वेंट आपके क्वार्टर्स हैं वो 2.25% एकोमोडेट कर रहे हैं मैक्सिमम। तो इसके हिसाब से दिल्ली मास्टर प्लान की डेंसिटी कैलकुलेट करी गई है उस अजम्पशन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, विच टाइप ऑफ लाइटिंग डिजाइन यूज्ड वेयर क्लियरली डिफाइंड लाइटिंग लेवल्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डिटेल्ड वर्क। तो ऐसी लाइटिंग डिज़ाइन यहाँ पे किस टाइप की लाइटिंग डिज़ाइन करी जाती हैं जहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक लाइटिंग लेवल्स रिक्वायर्ड होते हैं डिटेल वर्क करने के लिए, कोई भी आपका टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पे होते हैं टास्क लाइटिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, इन रेनेसा आर्किटेक्चर मोल्डी इज सिमिलर टू द कैरेक्टर ऑफ विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। जो रेनेसा आर्किटेक्चर में उसमें मोल्डी किस सिमिलर कैरेक्टर के आर्किटेक्चर को, विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर मोल्डी इज सिमिलर टू द कैरेक्टर ऑफ विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। तो जो मोल्डी है वो किस टाइप के आर्किटेक्चर के साथ सिमिलर है रेनेसा आर्किटेक्चर? वो है रोमन आर्किटेक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग वाज डिजाइन्ड बाय एक्यूट किनविंदे। तो वो हमारे IIT कानपुर किन्होंने, कनविंदे साहब ने
डिज़ाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 38, द डेवलपमेंट कंट्रोल शैल बी एप्लीकेबल एज पर दिल्ली मास्टर प्लान 2021 फॉर एन अम्यूजमेंट पार्क अप टू 10 हेक्टेयर परमिटेड इन डिस्ट्रिक्ट पार्क आर। तो जो डेवलपमेंट कंट्रोल्स एप्लीकेबल होते हैं एज पर दिल्ली मास्टर प्लान्स अम्यूजमेंट पार्क के लिए अप टू 10 हेक्टेयर्स, वो क्या होते हैं? वो होते हैं मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज 5%, मैक्सिमम एफआर जो होता है वो 7.5, और मैक्सिमम हाइट जो होती है वो 8 मीटर, एंड मिनिमम जो पार्किंग रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती है आपकी 100 कार्स। ठीक है, तो ये 100 कार्स मिनिमम पार्किंग आपकी रिक्वायरमेंट होती है, और मैक्सिमम हाइट आप लेके जा सकते हो 8 मीटर तक। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्ट राज रिवाल साहब? तो राज रिवाल साहब ने कई सारी बिल्डिंग बनाई हैं, तो इनमें से इनका कौन सा है जो कि डिज़ाइन प्रिंसिपल नहीं है? ज्योमेट्री में ये काम करते हैं, प्योर स्ट्रक्चरल एक्सप्रेशंस भी ये देते हैं, क्यूबिकल वॉल्यूम्स में भी ये काम करते हैं। तो इनका वर्नैकुलर आर्किटेक्चर से मतलब मैंने कभी भी नहीं देखा कि इनका कोई आर्किटेक्चर हो और वो वर्नैकुलर आर्किटेक्चर हो। ज्योमेट्री में ये काफ़ी अच्छा प्ले करते हैं, और ये काफ़ी अच्छे जो आपके स्लैब्स में बीम्स हैं उनको एक्सपोज करते हैं काफ़ी हद तक। जो भी गवर्नमेंट्स जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई है उनमें काफ़ी स्ट्रक्चरल एक्सप्रेशंस मैंने देखे हैं उनकी, काफ़ी सारी दिल्ली में जो बिल्डिंग्स हैं काफ़ी जगह में। रोहतक में भी उन्होंने एक रिसेंटली कॉलेज बनाया था 2012 से भी पहले, तो काफ़ी अच्छा काम करते हैं वो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। इन ए लो डेंसिटी रेजिडेंशियल प्लॉट्स द बाउंड्री वॉल हाइट शैल बी मैक्सिमम। तो जो बाउंड्री वॉल की हाइट कितनी हाइट होनी चाहिए आपकी? जो लो डेंसिटी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, तो आपकी जो 1 एकड़ तक या उससे ऊपर तक के हैं आपके, उसमें आपका 3 मीटर की हाइट होनी चाहिए ताकि प्राइवेसी बनी रहे। ठीक है, जो बाउंड्री वॉल्स की हाइट है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रोथ ऑफ एल्गे इन ए नेचुरल वाटर बॉडी टेंड्स टू इंक्रीज इन द लेटर्स ऑफ। तो जो एल्गे की अगर ग्रोथ हो रही है नेचुरल वाटर बॉडी में, तो वो किस चीज़ को बढ़ावा देगी? वो देगी टर्बिडिटी को बढ़ावा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द ट्रांजिशन फ्रॉम रेड सैंडस्टोन टू विच the transition from red sandstone to white marble facings for monumental and court buildings in Mughal dynasty came in। जो उनका ट्रांजिशन हुआ था रेड सैंडस्टोन से वाइट मार्बल्स में काफ़ी सारे मोन्यूमेंट्स में और कोर्ट्स जो बिल्डिंग्स थी मुगल डेंसिटी में, वो कब हुआ था? अर्ली 17th सेंचुरी में। तो ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये स्टार्टिंग दिल्ली में हुई थी इसकी। काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे गए थे, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जो वाइट मार्बल का जो पहला केस आया था कि रेड स्टोन की साथ साथ वाइट मार्बल का यूज़ करा गया था, साथ रेड स्टोन भी यूज़ करा गया था और वाइट मार्बल भी यूज़ करा गया था उसमें मोन्यूमेंट्स में। तो वो करा गया था अर्ली 17th सेंचुरी में। तो क्वेश्चन नंबर 43, द टोटल प्रोजेक्टेड वर्क फोर्स फ्रॉम नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT 2021 एज पर द दिल्ली मास्टर प्लान 2021 इज। तो जो वर्कफोर्स प्रोजेक्टेड है टोटल 2021 में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के हिसाब से, तो वो थी 83 लाख और 82,000। ये सीधा सीधा क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन जो है वो मास्टर प्लान दिल्ली मास्टर प्लान 2021 से पूछे गए हैं इस वाले क्वेश्चन पेपर में, जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्टिव सोलर डिज़ाइन। तो एक्टिव सोलर डिज़ाइन में किस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता? फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं आपके, सोलर हॉट वाटर हीटर्स होते हैं, सोलर आउटडोर लाइट्स भी होती हैं, लेकिन ओरिएंटेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एक्टिव सोलर डिज़ाइन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे पहुंच गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन फिलोसफी ऑफ कन्विंदे साहब। तो
कौन सा प्रिंसिपल है जो कि उनकी मेन फिलोसफी को नहीं बताता है, डिपिक्ट नहीं करता है। वो फंक्शनलिज्म पे काफ़ी सारा काम करा है उन्होंने, मॉडर्न आर्किटेक्चर पे वो काम करते थे, काफ़ी सारा ब्रूटलिज्म पे भी काम करा उन्होंने, काफ़ी सारे मतलब काफ़ी सारे जो भी फसाड डिज़ाइन करे हुए हैं उन्होंने ओपन छोड़े हुए हैं, ओपन कंक्रीट, जो कि नेक्ड कंक्रीट भी बोल सकते हैं आप उन्हें। एक्सप्रेसिज्म से कुछ काम नहीं करा हुआ इतना उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 46, whose architectural work inspired Louis I. Khan to use extensive geometric shape? तो जो लुइस खान साहब थे उन्होंने कौन से आर्किटेक्चरल वर्क्स पे इंस्पायर्ड होके उन्होंने एक्सटेंसिव ज्योमेट्री शेप्स यूज़ करना स्टार्ट करा? तो वो जहाँ इजिप्शियन जो आर्किटेक्चरल वर्क्स थे उन्होंने काफ़ी सारे देखे और उससे इंस्पायर होके उन्होंने अपने काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स में और काफ़ी सारे उन्होंने जितने भी अपने लाइफ में प्रोजेक्ट्स किए उन्होंने ज्योमेट्री शेप्स का काफ़ी यूज़ करा। तो क्वेश्चन नंबर 47 पे, द रेजिडेंशियल लैंड यूज शेयर इन द लैंड यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिल्ली मास्टर प्लान 2021 इज 45 से 55% होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्यूपेंसी लोड ऑफ रेजिडेंशियल ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेंसी इज, जो ऑक्यूपेंसी लोड होता है रेजिडेंशियल ग्रुप का कितना होता है? 12.5 स्क्वायर मीटर पर पर्सन होता है आपका। ठीक है, इतना ऑक्यूपेंसी लोड हम लेके चलते हैं। और इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी जैसे कि हम हाउसिंग बनाते हैं तो जो भी क्लब हाउस वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो उसमें लगभग अराउंड 50 स्क्वायर मीटर पर पर्सन लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए हमारी 800 की 800 पर्सनस की हाउसिंग बन रही है कहीं पे, तो 800 इंटू 50 करेंगे तो इतने का आपको क्लब हाउस चाहिए होता है। हालांकि ये ऑक्यूपेंसी लोड से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पर्सन पर मीटर स्क्वायर पर पर्सन आया तो मुझे एक चीज़ और याद आ गई, इसलिए मैंने आपको एक जनरल रियल एस्टेट का आपके लिए बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 49, द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कॉज्ड बाय, तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है वो कई बार क्यों करना पड़ जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया उसमें मेन पार्ट प्ले करते हैं कि उसमें काफ़ी सारा मतलब कंटामिनेशन था, तो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। तो कई बार आपको कुछ ज़्यादा अगर आपके दिक्कत होती है तो टर्शरी ट्रीटमेंट भी उसके बाद आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड इज गिवन बाय, तो इसको हम आम भाषा में सस्टेनेबल वर्ड भी बोल सकते हैं। तो ये किसके द्वारा गया था? ये ब्रुटलन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ बिल्डिंग, मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स होती हैं आपकी, एजुकेशनल बिल्डिंग होती हैं आपकी, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती हैं, डोमेस्टिक बिल्डिंग आपकी कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं होती, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आती हैं आपकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, अब आपका असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाना है। तो ये क्वेश्चन अभी जो मेरी पहली वाली वीडियो थी उसमें भी आया था। ये सारे अर्बन रोड का पार्ट है, तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले हमारे जो आते हैं वो लोकल स्ट्रीट्स होती हैं आपकी, फिर उसके बाद आपकी कलेक्टर स्ट्रीट्स आती हैं, उसके बाद आपकी सब आर्टीरियल्स रोड आते हैं, उसके बाद आपके आर्टीरियल्स रोड आते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है। सबसे छोटी रोड होती है हमारी लोकल रोड, फिर उसके बाद कलेक्टर रोड, फिर सब आर्टीरियल, फिर आर्टीरियल, इस हिसाब से सीक्वेंस होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 2। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल अर्बन रेंटल हाउसिंग पॉलिसी ड्राफ्ट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर, तो ये कब अडॉप्ट करा गया था ड्राफ्ट इसका? नेशनल अर्बन रेंटल हाउसिंग पॉलिसी का ये हमारा करा गया था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 54, एज पर दिल्ली मास्टर प्लान 2021 द एरिया दैट नीड टू बी earmarked फॉर लोकल शॉपिंग सेंटर या कन्वीनियंस शॉपिंग सेंटर फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख इज, तो इसका कितना होना चाहिए हमारा? 0.2 हेक्टर्स होना चाहिए।
0.1 हेक्टेयर्स में आपका मैं बता दूं आपको 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, और 0.2 हेक्टेयर्स में आपके हो जाएंगे 2,000 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए आपका, ठीक है, लोकल शॉपिंग सेंटर के लिए या फिर कन्वीनियंस शॉपिंग सेंटर के लिए, अगर आपकी पॉपुलेशन 1 लाख है तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 हेक्टेयर्स। क्वेश्चन नंबर 55, द कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी स्मारक संग्रहालय वन ऑफ द फेमस वर्क ऑफ चार्ल्स कोरिया इज इंस्पायर्ड फ्रॉम। तो ये जो गांधी स्मारक संग्रहालय था, जो कि बहुत ही अच्छा फेमस वर्क था चार्ल्स कोरिया जी का, तो ये सर चार्ल्स कोरिया जी का, तो ये था ग्रिड सिस्टम पे बेस्ड था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग विल fall in moderate risk category, risk based classification for approval of building plan when a residential plot has। तो ये जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में कब फॉल करेगी आपकी, व्हेन अ प्लॉट साइज इज अबव 500 मीटर, और जो कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग 15 मीटर से बिलो है आपकी, इंक्लूडिंग द स्टिल्ट फ्लोर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the carpet area prescribed by प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर ए हाउसिंग यूनिट ऑफ और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो कितना एरिया प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रिस्क्राइब करा गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो है 30 स्क्वायर मीटर, अप टू 30 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये कई बार 25 स्क्वायर मीटर मैंने पढ़ा हुआ है, कई बार 30 स्क्वायर मीटर पढ़ा हुआ है, तो ये इस पे लगभग भी ये मतलब 1-2 बार चेंज हो चुका है, लेकिन अभी रिसेंटली जो है अभी ये अप टू 30 स्क्वायर मीटर्स मैंने कई जगह पढ़ा है। तो सेंट्रली ये इतना होता है, स्टेट वाइज भी ये चेंज होता रहता है, कई बार मैंने 25 स्क्वायर मीटर भी पढ़ा हुआ है कई स्टेट्स का। तो अगर स्टेट्स का पूछा जाए तो आपके स्टेट्स के हिसाब से होगा, अगर सेंट्रली है तो अप टू 30 स्क्वायर मीटर के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, ग्लास वॉज वन ऑफ द मटेरियल्स हेविली यूज्ड इन द बिल्डिंग्स डिजाइन बाय मिस वैन डर रॉय। द रीज़न बिहाइंड इट वॉज, जो कि मिस वैन डर रॉय ग्लास हमेशा इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि वो इंटरलिंक करना चाहते थे, जो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर को ऐसा लगना चाहिए कि आप इंटीरियर में बैठ के आप एक्सटीरियर्स का आनंद ले रहे हैं, तो वो डिज़ोल्व करना चाहते थे जो कि बाउंड्रीज थी इंटीरियर की और एक्सटीरियर्स की, इसलिए वो काफ़ी इंटेंस यूज़ करते थे ग्लास का। क्वेश्चन नंबर 59, रेनेसा इज़ ए रिवाइवल ऑफ द क्लासिक। कौन से आर्किटेक्चर का रिवाइवल है रेनेसा, तो वो है ग्रीक एंड रोमन आर्किटेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 60, अब हम बिना टाइम वेस्ट करे बिल्कुल जल्दी मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो छोटी से कम लेंथ में आपकी जितनी से ज़्यादा मैं मदद कर सकूँगा कर पाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 60, इन दिल्ली मास्टर प्लान 2021 द लैंड टू बी केप्ट रिजर्व फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड बाय 2051। तो जो कि लैंड हमें रिजर्व रखना है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड, जो कि 2051 तक जो भी डिस्पोजल होगा सॉलिड वेस्ट का, वो 2051 तक कितना रखना है हमें, तो वो हमें रखना है 10,000 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में आपके 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, और 10,000 हेक्टेयर हमें उतना रिजर्व रखना है, ठीक है। तो इतना हमें रिजर्व रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 61, इंटरफेस ऑफ 2 इकोलॉजिकल जोन इज टर्म्ड एज। तो जो इंटरफेस होता है 2 इकोलॉजिकल जोन्स का, उसको क्या नाम दिया गया, उसे बोला गया इकोटॉन, ठीक है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 62, अकॉर्डिंग टू द दिल्ली मास्टर प्लान बाय 2021 द टोटल पॉपुलेशन विल कंसिस्ट ऑफ डैश पीपल एज्ड अबव 60 ईयर्स। तो जो दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के हिसाब से जो टोटल पॉपुलेशन होगी 60 साल के ऊपर के बंदों की, वो कितनी होगी हमारी 24.6 लाख, ठीक है। कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको दिल्ली मास्टर प्लान 2021 एक बार गो थ्रू कर लेना है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं जल्दी ही इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पे पोस्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 63, विच अमंग द फॉलोइंग आर्किटेक्ट्स हैज इन्वेंटेड द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर।
आर्किटेक्चर ऑफ डेमोक्रेसी। तो किस आर्किटेक्ट ने थ्योरी इन्वेंट करी थी ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर? तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, ये आपको सभी को पता होगा कि एफिल राइट जो फ्रैंक लॉयड राइट साहब थे, उन्होंने ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर की थ्योरी इन्वेंट करी थी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 64, द रीजनल प्लान 2021 हैज़ बीन ड्रॉन अप विद द रेफरेंस टू द पॉलिसी जोन विच डू नॉट इंक्लूड। तो रीजनल प्लान 2021 में कौन से जो हैं जोन्स वो इंक्लूड नहीं करे गए हैं? वो हैं साउथ एनसीआर, ये वाले जोन है वो इंक्लूड नहीं करे गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। What is Charles Correa's main concept seen evidently in most of his designs? तो वो क्या करते थे चार्ल्स कोरिया साहब, अपना ट्रेडिशनल जो मटेरियल्स होता था उसकी यूज़ पे फोकस करते थे काफ़ी ज़्यादा। जो भी आसपास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ कम हो, जो उस पर खर्चा है काफ़ी कम हो, और जो भी उनके आसपास का कल्चर्स होता है जहाँ पे भी वो डिज़ाइन कर रहे हैं, वो उसका कुछ पार्ट उनके डिज़ाइन में आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड सिटी एज पर दिल्ली मास्टर प्लान 2021 इज। तो ये भी दोबारा क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आ गया है। तो ये है 1,48,300 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये हो जाता है 1483 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ राइट्स पेरेरी स्टाइल। तो पेरेरी स्टाइल था एफएल राइट साहब ने जो दिया था, तो उसमें कौन सा है जो कि आर्किटेक्चरल फीचर नहीं है? क्लोज फ्लोर प्लान्स वो देते थे, रिबन्स ऑफ विंडोज़ वो देते थे, काफ़ी सारी विंडोज़ एक उसमें, और जो कि लो पिच रूफ्स था वो भी देते थे। लेकिन लेंथन हॉरिजॉन्टल कैंटिलीवर्स उन्होंने कभी नहीं दिए। आज प्रेरी स्टाइल्स में उन्होंने ये प्रपोज नहीं करा था कभी भी। ये तीनों थे लेकिन ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लानिंग कंट्रोल टूल। तो प्लानिंग कंट्रोल टूल कौन है इन चारों में से? तो बिल्डिंग बायलॉज जो है वो एक खुद एक प्लानिंग कंट्रोल टूल है, जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ये करेंगे ये नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स इज मेजर्ड इन। जो इंटेंसिटी है वो लाइट सोर्स की, वो किस में मेजर करी जाती है? वो कैंडेला में मेजर करी जाती है। ठीक है, हाँ जी। अगर आपको ये कई बार ये होता है कि ये याद नहीं होता है, तो आप कैसे याद करेंगे कि इंटेंसिटी होती है जो लाइट सोर्स की, वो कैसे होती है? कैंडल, तो कैंडला। ठीक है, ये ट्रिक है जो कि मैं यूज़ करता था कभी याद करने के लिए। ऐसे एक दो जो भी ट्रिक्स होंगी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 70, वर्नैकुलर बिल्डिंग्स इन हॉट ड्राई क्लाइमेट आर करेक्टराइज्ड बाय। जो कि वर्नैकुलर्स बिल्डिंग होती थी हैं हॉट ड्राई क्लाइमेट्स में, कैसे होती थी? कॉम्पैक्ट फॉर्म्स होते हैं, काफ़ी पास पास होती थी, और स्मॉल कोर्टयार्ड्स होते थे, ताकि कम से कम इवेपोरेशन, मतलब आपकी जो कि हाइट होगी और धूप नहीं लगेगी स्ट्रीट्स में, हमेशा छाएं रहेगी आपकी। कोर्ट जो भी कोर्टयार्ड होगा उसमें छाएं रहेगी आपकी मैक्सिमम टाइम। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 71, साइलेंस इन लाइट इज द फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ विच आर्किटेक्ट। तो साइंस एंड लाइट किस आर्किटेक्ट का कॉन्सेप्ट था? वो था लुईस आई खान साहब का कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 72, लिटिल मिररलेस अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 72, लिटिल मिररलेस अप्रोच इज यूज्ड, इसको एलएम अप्रोच भी बोलते हैं। तो किस में यूज़ होती थी? वो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और प्रोजेक्ट में यूज़ होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 73 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 73, नो सेपरेट इन्वायरमेंट क्लियरेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग प्लान्स विद ए टोटल बिल्ट अप एरिया बिटवीन डैश, provided that the integration of environmental condition and thus consideration exemption from the requirement of separate environment clearance has been approved and notified by MOEFF and CC। तो इसका जो बिल्डअप होना चाहिए आपका
कोई सेपरेट इन्वायरमेंट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपका 5,000 और 1,50,000 स्क्वायर मीटर के बीच बीच में अगर है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, environmental condition for sanctioning building plans for built up area above 5,000 square meter and up to 20,000 square meter should contain a green cover of। तो ये इस पॉलिसी थी कि बिल्डिंग प्लान जब आप सेंक्शन कराएंगे तो अगर आपका बिल्टअप एरिया 5,000 स्क्वायर मीटर और 20,000 स्क्वायर मीटर से नीचे है तो आपका ग्रीन कवर कितना होना चाहिए, वो मिनिमम आप एक ट्री लगाओगे पर 80 स्क्वायर मीटर ऑफ योर लैंड, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपका 8,000 स्क्वायर मीटर का लैंड है तो आपको लगभग लगभग 100 पेड़ लगाने पड़ेंगे आपकी आपके जो भी आपका सेट एरिया होगा उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, स्टैंडर्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर्ड एट। तो जो स्टैंडर्ड बीओडी जो है वो कब मेज़र करा जाता है, 20 डिग्री पे और 5 दिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, इफ द साउंड पावर लेवल इज डबल देन द रिजल्टेंट विल बी। ये सीधा सीधा आपका साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपका साउंड पावर डबल हो जाता है तो डेसिबल में कितना इंक्रीज आता है, वो है कभी भी डेसिबल आपका प्लस नहीं होता है, वो आपके खाली इंक्रीज होते हैं, ठीक है। साउंड पावर अगर आपका डबल हो जाएगा तो सिर्फ डेसिबल में 3 का इंक्रीज आएगा सिर्फ आपका। काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, तो ऐसी गलती ना करें और हमेशा याद रखें कि अगर आपका साउंड लेवल डबल हो जाता है तो डेसिबल डबल नहीं होता आपका, बस 3 डेसिबल का ही इंक्रीज आता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 77, एज पर इंडियन रोड कांग्रेस IRC द मिनिमम अमाउंट ऑफ हाईवे लाइटिंग टू बी प्रोवाइडेड ऑन अर्बन रोड इज। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइटिंग है हाईवे लाइटिंग वो होती है 30 लैक्स, जो कि अर्बन रोड पे प्रोवाइड करी जाए करते हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो द प्रेजेंट NCR compromises of the total area of 33,578 स्क्वायर किलोमीटर विच डी नॉट इंक्लूड। तो आपको पता होगा कि NCR में कौन कौन सा स्टेट आता है, यूपी आता है, दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, राजस्थान भी आता है, लेकिन उत्तराखंड नहीं आता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैं कहूँगा किया हुआ था ये। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लिचाते इज ए कलर्ड लिक्विड दैट केम आउट ऑफ। तो ये एक कलर्ड लिक्विड होता है, ये एक केमिकल सब्सटेंस जो कि लिक्विड निकलता है आपका, ये काफ़ी हार्मफुल होता है और ये सैनिटरी लैंडफिल्स में से निकलता है। जनरली इसका कलर ब्लैक या ब्राउनिश फॉर्म में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो आर्टिकल नंबर 280 होता है जो कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है, ठीक है। तो मैं रीजनिंग पे नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि रीजनिंग मैं नहीं, मतलब आपकी हर बार चेंज होती रहती है, तो इस पर मैं बस एक बार आपको स्क्रॉल कर दूंगा ताकि आप पूरा क्वेश्चन पेपर देख पाएँ। आप इसे पोज कर के देख सकते हैं क्वेश्चन और उसके साथ आंसर। मैं हर क्वेश्चन पे एक बार रोक दूंगा ताकि आप अच्छे से पोज करके देख सकें। एक बार में आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वांट्स एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं आपके यहाँ से।
आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में अगर आपको इनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, और कैलकुलेटेड बिल्कुल अगर आपको विद सॉल्यूशंस अगर आपको ये चाहिए, तो मैं सोचूंगा उसके बारे में। अगर आप जैसे ही व्यूवर्स बोलेंगे कि हमें चाहिए, तो मैं इसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्वांट्स एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की भी, अगर आप चाहेंगे तो। ये आपका जनरल अवेयरनेस यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट सेक्शन। मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे ही आप डीडीए या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो पहले अपना वो उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए जो आपका वीक है। अगर आपका मान लीजिए जीके वीक है, तो आप उसे स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे ही मतलब मैं आपको बता दूं, काफ़ी जो कंपटीशन जो होते हैं, कंपिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं आपके, तो उनमें क्या होता है कि अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऑलरेडी आप लीड में हैं। ठीक है। क्योंकि बहुत जो भी आर्किटेक्ट्स होते हैं, प्लानर्स होते हैं, वो मतलब मुझे ये बोलते हुए मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उनकी काफ़ी जीके जो होती है वीक होती है। ठीक है, वो इतना जीके बारे में पढ़ते नहीं है। ठीक है। तो अगर आप जीके अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो काफ़ी हद तक आपको रैंक में लाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ के, या आप, मैं बताता हूँ, कई सारे एमसीक्यूज चैनल्स हैं जो कि जीके कराते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी, वो आप देख सकते हैं। यहाँ से इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट हो गया, जो कि लास्ट सेक्शन है। यहाँ पर आप पोज करके ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो डीडीए 2020 में आपका इंग्लिश में क्या होता था, इंग्लिश वाले सेक्शन में 5 क्वेश्चंस आपके जो आते थे सिनोनियम्स एंटोनियम्स वगैरह के, और 5 क्वेश्चन आपके कंप्रिहेंसिव में से आते थे। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन इस पैसेज में से आते थे कि आप पैसेज पढ़ेंगे, उसके जो भी पैसेज में से होगा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको पैसेज में से देना होगा। हालांकि 2022 में ऐसा कुछ हो देखने को मुझे मिला नहीं। इस बार का पैटर्न इंग्लिश का चेंज हो गया था, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप डिप्टी डायरेक्टर 2020 का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी आप करना चाहें। जहाँ पे भी आपको अगर कोई इशू आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं, आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं किसी क्वेश्चन के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो अगर आप डिप्टी डायरेक्टर का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो
उसे भी कमेंट करके बताइए कि आप चाहते हैं तो मैं उसे भी एक वीडियो में लाऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ख़त्म हुआ असिस्टेंट डायरेक्टर 2020 का डीडीए का। थैंक यू सो मच। मुझे लगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू like and share this video and subscribe to my channel. Thank you so much. Best of luck for your exam. Thank you.